रूसो का जन्म 28 जून 1772 में जिनेवा में हुआ। और पैदा होते ही इनकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई। और हिज फादर वॉज अ पुअर वॉच मेकर एंड डांस मास्टर। उनके पिता एक गरीब घड़ी साज जिनका घड़ी का काम था और डांस मास्टर थे। इनका बचपन काफ़ी दुख में बीता और काफ़ी इनको यातनाएं दी गई इनके स्टेप मदर द्वारा, सौतेली माँ के द्वारा। तो इसलिए बचपन से ही इनके मन में अपने सोसाइटी के लिए एक समाज के लिए एक विरोधाभास था। अपने ये सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने लगे कि सोसाइटी बच्चे की जो क्रिएटिविटी होती है उसको ख़त्म कर देती है। तो इसलिए बच्चों की एजुकेशन जो होनी चाहिए नेचर में होनी चाहिए, प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। तो इसीलिए बचपन से ही इनका मानना था। और जो आगे चल के इनकी जो भी बचपन का एक्सपीरियंस रहा इनकी फिलोसफी में हमें देखने को मिलता है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। रूसो वॉज नेचुरलिस्ट, कि रूसो प्रकृतिवादी थे। His philosophy emerged as a reaction against the contemporary social and political setup, कि उनका दर्शन समकालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में समाज में रहते हुए देखा कि समाज के जो नियम थे, जो कानून थे, वो मनुष्य का दमन कर रहे हैं। और राजनीति और सामाजिक जो हालात थे इस तरह के थे कि मनुष्य की क्रिएटिविटी का, उसकी क्षमताओं का दमन कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी जो फिलॉसफी थी अपने जो उस टाइम के समाज और राजनीतिक जो जीवन था उसके बिल्कुल खिलाफ थी, उसके अगेंस्ट में थी। हिज फिलोसफी कंसेप्ट ऑफ नेचुरल स्टेट, नेचुरल मैन एंड नेचुरल सिविलाइजेशन, की प्रकृति अवस्था, प्राकृतिक मनुष्य और प्राकृतिक सभ्यता उनके दर्शन की अवधारणाएं थी। अब एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे इसमें कि नेचुरल स्टेट क्या है, नेचुरल मैन क्या है, नेचुरल सिविलाइजेशन क्या है। तो अगर नेचुरल स्टेट की बात करते हैं तो नेचुरल स्टेट मीन्स दैट सिंपल फ्रेमिंग कम्युनिटी और स्टेट विदाउट एविल्स, करप्शन एंड सोशल क्लासेस। कि अगर नेचुरल स्टेट की बात करते हैं, प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं या प्राकृतिक संस्था की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि एक ऐसा समाज जो बुराइयों, भ्रष्टाचार और सामाजिक वर्गों के बिना साधारण तैयार या समुदाय या राज्य हो। कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पे किसी तरह की कोई बुराई ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, समाज में किसी तरह की ऊंच नीच ना हो, समाज का कोई वर्ग विभाजन ना हो, समाज बिल्कुल सब मिलजुल के रहें और सब अच्छे से रहें और अपनी प्रकृति का पालन करते हुए ही सब आगे बढ़े। फिर नेचुरल मैन की बात की तो नेचुरल मैन मीन्स मैन इज गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय लॉ ऑफ हिज ऑन नेचर रेदर देन दोज ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। कि प्राकृतिक मनुष्य का अर्थ है कि सामाजिक संस्थाओं की वजह मनुष्य अपनी प्रकृति को अपने अनुसार चीजों को सीखे, अपनी क्षमताओं के अनुसार चले और अपने प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित और निर्देशित हो, खुद के द्वारा मोटिवेट हो, खुद के द्वारा शासित हो और खुद के द्वारा हमेशा गाइड हो। तो उस पर किसी तरह की चीजों को थोपा नहीं जाए, फोर्सफुली चीजों को ना सिखाया जाए, बल्कि उसको खुद से सीखने का अवसर दिया जाए, खुद से करने का अवसर दिया जाए। तो इस तरह के जो मनुष्य खुद के प्रयासों से सीख रहा है तो ऐसे मनुष्य को नेचुरल मैन, प्राकृतिक मनुष्य की उन्होंने कहा। फिर रूसो हैज रिमार्क दैट लीव द चाइल्ड अलोन। रूसो ने टिप्पणी किया कि बच्चों को अकेला छोड़ दो, उसको खुद अवसर दो सीखने का, बच्चा प्रकृति के अनुसार खुद ही सीख जाएगा। तो उन्होंने बच्चों की पूरी स्वतंत्रता की बात की, पूरी फ्रीडम की बात की कि बच्चों को अकेला छोड़ दो और बच्चों को पूरा अवसर दो सीखने का। लेट हिम अ नेचुरल मैन रेदर देन अ सिविलाइज्ड मैन। कि बच्चे को एक सभ्य मनुष्य बनाना है, सभ्य मनुष्य के बजाय एक स्वाभाविक मनुष्य बनाना है। सभ्य मन मतलब सभ्य मनुष्य नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये जो सभ्यता है इस सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा मनुष्य पर जबरदस्ती थोपी जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सभ्य मनुष्य नहीं बनाना, बल्कि स्वाभाविक मनुष्य, मतलब बच्चा जो खुद से अपने प्रयासों से जो सीखे, सीखने के बाद जो उसका एक उसका जो एक व्यक्तित्व का विकास हो। तो मनुष्य को एक स्वाभाविक, जो अपने स्वभाव के अनुसार चले, स्वभाव के अनुसार जिए, किसी तरह का कोई बनावटीपन ना हो, तो उसे एक सभ्य मनुष्य की बजाय एक स्वाभाविक मनुष्य होने दें। Instead of an artificial environment, give them a natural environment where they can develop themselves properly. उन्हें एक कृत्रिम वातावरण की बजाय एक प्राकृतिक वातावरण प्रदान करें जहां वो अपने आप का सही प्रकार से विकसित कर सके। तो उसे बच्चों को किसी तरह का कोई बनावटी वातावरण ना दिया जाए। कोई स्कूल जैसे होता है बनावटी, हम देखते हैं कि रूसो का मानना था कि स्कूल में भी काफी बनावटीपन होता है, तो उसे किसी तरह का बनावटी वातावरण देने की जगह एक प्राकृतिक वातावरण दिया जाए जहां पे वो अपने आप से सही प्रकार से चीजों को सीख सके।
Natural civilization. अब natural civilization is free from artificial surrounding and barriers that pollute the goodness of our nature. कि प्राकृतिक सभ्यता से क्या है कि कृत्रिम परिवेश और बाधाओं से मुक्त हो, किसी तरह का कोई बनावटीपन ना हो, किसी तरह की कोई बाधाओं ना हो, और जहाँ पे मनुष्य अपनी प्रकृति की अच्छाई को प्रदूषित करती है। तो मतलब ये है कि नेचुरल सिविलाइजेशन है कि इस तरह की सभ्यता हो जहाँ पे किसी तरह का कोई बनावटीपन ना हो, जो हर बाधाओं से मुक्त हो, क्योंकि ये बनावटीपन और ये जो आर्टिफिशियल सराउंडिंग और बैरियर्स होती है, यही हमारी प्रकृति को, हमारी समाज को ये प्रदूषित करती है, खराब करती है। तो किसी तरह का सिविलाइजेशन ऐसा हो जहाँ पे किसी तरह का कोई बैरियर ना हो, किसी तरह का कोई बनावटीपन ना हो, जो स्वाभाविक हो। रिटर्न टू नेचर वॉज द मेथड टू क्योर ऑल ट्रबल्स, कि प्रकृति में वापसी सभी परेशानियों को ठीक करने की उनकी विधि थी कि अपने प्रकृति को फॉलो करो, अपने चाहे खुद की प्रकृति या हमारे आसपास का वातावरण है, जो प्राकृतिक नियम है उसको फॉलो करो, ना कि बनावटी नियम, बनावटी एटमॉस्फेयर। He believed that children should be educated in nature and according to nature for far from the crowd. उनका मानना था कि बच्चे को शहर की आबादी से दूर प्रकृति के बीच में उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित किया जाए, क्योंकि जैसा उनका अपना एक्सपीरियंस था कि वो जो सामाजिक जो माहौल था, जो राजनीतिक जो माहौल था, उन्होंने रूसों के जो उनके व्यक्तित्व पर, उनके ऊपर उस समय का जो सामाजिक जो माहौल था उसका रूसों को दे मतलब जो इस तरह का जो माहौल था, रूसों उस माहौल को देखकर काफी निराश हुए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों को समाज की भीड़ से दूर उनको प्रकृति के बीच में उनको शिक्षित किया जाए। दे बिकम करप्ट इन हिज ऑन इन विच दे लिव विद अडल्ट, कि वे अपने शहरों में भ्रष्ट हो जाते हैं जिसमें वयस्कों के साथ रहते हैं। ही बिलीव्ड इन लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में विश्वास करते थे। प्रिंसिपल की हम बात करते हैं तो जैसे नेचुरलिज्म का और सेम रूसो का आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। नेचर इज द फाइनल रियलिटी, ऑल थिंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैटर, प्रकृति अंतिम वास्तविकता है, सभी चीजों की उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा ही हुई है। द एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर, कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति के नियमों द्वारा ही शासित है। देयर इज नो गॉड और स्पिरिट, देयरफॉर देयर इज नो रिलीजन, कोई ईश्वर या आत्मा नहीं है, इसलिए कोई धर्म भी नहीं है। देयर आर नो हायर और एटर्नल वैल्यूज, देयर इज नो स्पिरिचुअल गोल और आइडियल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि कोई शाश्वत उच्च या शाश्वत मूल्य नहीं है। मानव जीवन का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य या आदर्श भी नहीं है। मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ खुशी से जीना। प्रिंसिपल फॉलो द नेचर, प्रकृति का अनुसरण करना। द चाइल्ड ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द एजुकेशन प्रोसेस, कि शिक्षा प्रक्रिया में बच्चों को केंद्रीय स्थान मिलना चाहिए। द चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, बच्चों को उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार शिक्षित किया जाना चाहिए। फ्रीडम इन एजुकेशन, शिक्षा में पूरी स्वतंत्रता दी जाए। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का मौका दिया जाए। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव के माध्यम से सिखाया जाए बच्चों को। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, इंद्रियां ही ज्ञान का द्वार है। रियल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंसेस एंड देयरफॉर द सेंसरी एक्सपीरियंस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इफेक्टिव लर्निंग। तो वास्तविक ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आता है, और इसलिए प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए बच्चों को उनकी इंद्रियों के द्वारा अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए, कि लर्निंग थ्रू सेंसेस के थ्रू बच्चों को नॉलेज दी जाए, सिखाया जाए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य और उद्देश्य। टू परफेक्ट ह्यूमन मशीन, मानव को एक कुशल मानव मशीन बनाना। अटेनमेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, वर्तमान और भविष्य के सुख को प्राप्त करना। प्रिपेयरिंग फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, की अस्तित्व के लिए संघर्ष की तैयारी। अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अनुकूलन, पर्यावरण के अनुकूल चलना। नेचुरल डेवलपमेंट, अपनी नेचर के अनुसार डेवलपमेंट, प्राकृतिक विकास।
ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का स्वायत्त विकास, खुद के द्वारा अपना विकास, कि बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि बच्चा अपना खुद का स्वयं विकास कर सके। टीचिंग मेथड्स, तो एम्फेसिस ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव पे जोर दिया। emphasis on auto education, self development and learning through personal experience of the child। वे बच्चे के स्व शिक्षा, आत्म विकास और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सीखने पर जोर देते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात की। अब डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात की तो देखो किस तरह के मेथड्स बात की, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, खेल खेल में सीखना, लर्निंग बाय प्ले, अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड्स, प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, खोज विधि, डिस्कवरी मेथड। तो ये अलग अलग जो विधियां हैं जिसके थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बच्चा सीख सकता है। फिर करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की पाठचर्या, दे स्ट्रांगली एडवोकेट इंक्लूजन ऑफ नेचुरल साइंस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी इन द करिकुलम, कि वे पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों को शामिल करने की पुरजोर वकालत करते हैं ताकि बच्चा अपने प्रकृति के को अच्छे से जान सके। एज रिगार्ड लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, दे फाइन that only the such knowledge of this subject should be acquired as is essential for scientific study, कि भाषा और गणित का ज्ञान उतना ही बच्चों को सिखाया जाए जितना विज्ञान को जानने के लिए आवश्यक हो। They are in favor of inclusion of history in the curriculum as it deals with the cultural heritage of the race। History helps to understand the present in the light of the past and lead to the फ्यूचर, कि वे पाठ्यक्रम में इतिहास को शामिल करने के पक्ष में थे क्योंकि यह दौड़ की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। इंसान अपने इतिहास को जानकर ही अपने वर्तमान और भविष्य को अच्छा बना सकता है। They does not attach much importance to spiritualism or religious in the curriculum, वे पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता या धर्म को अधिक महत्व नहीं देते थे। टीचर कैसा होना चाहिए? द एजुकेटर शुड नॉट इंटरफेयर इन द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि शिक्षक को बच्चों के प्राकृतिक विकास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बल्कि बच्चों को खुद से सीखने की पूरी फ्रीडम, स्वतंत्रता देनी चाहिए। ही इज ओनली टू हेल्प द चाइल्ड इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, कि शिक्षक ऐसा हो जो बच्चे का उसका कार्य क्या होना चाहिए कि केवल सत्य की खोज में बच्चों की मदद करना। ही शुड नॉट मेक एन आर्टिफिशियल एफर्ट टू एजुकेट द चाइल्ड, कि बच्चों को सिखाने की, शिक्षित करने की कोई इसको बनावटी प्रयास, कृत्रिम प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को इस तरह का अवसर दे कि बच्चा खुद से करके चीजों को सीख सके। द प्लेस ऑफ द एजुकेटर इज नॉट प्राइमरी बट सेकेंडरी, कि शिक्षक का स्थान प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक है। प्राइमरी जो हम बात करते हैं जो प्लेस है वो बच्चे का है। He is an observer of the child's development rather than a giver of information, कि वह जानकारी देने वाले के बजाय बच्चे के विकास का एक पर्यवेक्षक होना चाहिए। The child's education is the free development of his interest and motives, कि बच्चों का शैक्षिक विकास उनके रुचि और उद्देश्य के अनुसार स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। The role of educator is that of a friend, philosopher and guide, कि शिक्षक की भूमिका एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की होनी चाहिए। डिसिप्लिन, तो उन्होंने फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ही शुड बी गिवन फ्रीडम टू प्लान हिज ऑन एक्टिविटी, कि बच्चों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाए। उन्होंने किसी भी तरह के फिजिकल पनिशमेंट का अगेंस्ट में थे, किसी भी तरह के फिजिकल पनिशमेंट के अगेंस्ट में थे, क्योंकि वो बच्चों के जो विकास है उसको दबाता है, जो बच्चों की जो प्रवृत्ति है, जो बच्चों की इम्पल्सिस है, इंस्टिंक्ट्स है, उनको दबाता है। तो इसलिए वो किसी भी तरह के फिजिकल डेवलपमेंट के अगेंस्ट में थे। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते थे, स्व अनुशासन। स्कूल कैसा होना चाहिए? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल इज रिजिड कंट्रोल, उस समय का जो स्कूल का माहौल था किस तरह था? रिजिड, कंट्रोल एंड आर्टिफिशियल, एंड एज सच द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज स्टैंडर्ड एंड स्पॉइल्ड, कि विद्यालय संगठन कठोर, नियंत्रित और कृत्रिम थे उस समय, तो जिसमें बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है और खराब हो जाता है। तो इसलिए वो क्या चाहते थे? द स्कूल एनवायरमेंट शुड बी कम्प्लीटली फ्री, फ्लेक्सिबल एंड विदाउट एनी रिजिडिटी, कि विद्यालय का वातावरण पूरी तरह से स्वतंत्र हो, लचीला हो और बिना किसी कठोरता के होना चाहिए।
Children are given full freedom to plan their own thinking and activities according to their own interest and natural tendencies, कि बच्चों को अपनी रुचि और स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार अपनी सोच और गतिविधि की योजना बनाने और सीखने की पूरी स्वतंत्रता दी जाए. दिस सेल्फ creative activities go to develop the character and the personality of the individual through self discipline and freedom to experiment. कि ये आत्म रचनात्मक गतिविधियां आत्म अनुशासन और प्रयोग करने की स्वतंत्रता के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, मतलब कि जो एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं, की जानी चाहिए. कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में उनकी जो, अगर हम देन की बात करते हैं तो द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड की, उन्होंने बच्चों की पूरी स्वतंत्रता की बात की, बच्चों को अवसर देने की बात की ताकि बच्चा खुद से करके सीख सके. Senses are the gateway of knowledge. Education is very much effective when it comes through sensory channels. कि इंद्रिय ज्ञान का द्वार है, इसके माध्यम से जो शिक्षा बच्चों को मिलती है वो बहुत प्रभावी होती है. इसलिए बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जाए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाया जाए, उनको उनके सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए ताकि बच्चा जो भी सीखे उसको हमेशा वो चीज़ पता रहे. एम्फेसिस ऑन न्यू साइकोलॉजिकल मेथड्स इन एजुकेशन, शिक्षा में नए मनोवैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा दिया इन्होंने. स्व अभिव्यक्ति, प्रकृति का पालन करना, स्व शिक्षा, खेल खेल में सीखना, इंद्रिय प्रशिक्षण, आत्म अनुशासन और करके सीखना, कि सेल्फ एक्सप्रेशन, फॉलो नेचर, ऑटो एजुकेशन, प्ले वे, सेंस ट्रेनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लर्निंग बाय डूइंग. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इनका एजुकेशन में हम कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, और आज के टाइम में इसका रिलेवेंस भी हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जिसके माध्यम से बच्चों को अच्छे से समझ जा सकता है, उनको अवसर दिए जा सकते हैं खुद से करके सीखने के. तो ये चीज़ जो रूसों की शिक्षा में इनका योगदान रहा है और आज के टाइम में काफ़ी रिलेवेंस भी है इसका.